अब हम लोग का एक नया टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, किसी बॉडी पर चार्ज है ये पता कैसे चलता है, तो आपको बताया गया है कि या तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या तो रिपल्सन लगेगा। मतलब यहां पर इनके बीच में फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है ये बात केवल लॉजिकली बोलना, उसको एक्सपीरियंस करना एक बात हो गई। अब आखिर अगर हमको इसको कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्ट इनके बीच में फोर्स कितना काम कर रहा है, तो उसका एक तरीका कूलाम ने बताया। वो फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसको कूलाम ने एक्सप्लेन किया, तो इसी को हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। क्या? कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब चार्ज और चार्ज के बीच में चाहे अट्रैक्शन फोर्स लगे चाहे रिपल्सन फोर्स लगे, वो फोर्स मैग्नीट्यूड में कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका एक फार्मूला दिया कूलाम्स ने। कूलाम्स ने कहा इट स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी, जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं अभी मैं इसको समझाता हूं, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of distance between them. It is central force along line joining. आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो आइए अब हम लोग कूलाम्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। तो कूलाम ने क्या किया था, कूलाम ये बताए थे कि चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन कूलाम लॉ से निकलता है। उसका फार्मूला कूलाम्स ने बनाया था। अच्छा, अब यहां पर एक टर्म आ रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए, जब मास और मास के बीच में फोर्स काम करता है तो उसको हम लोग ग्रेविटेशनल बोलते हैं। अच्छा, जब चार्ज और चार्ज के बीच में फोर्स काम करेगा तब हम उसे इलेक्ट्रिक फोर्स बोला करेंगे। अच्छा, जैसे न्यूक्लियस के अंदर जब फोर्स काम करता है तो हम लोग उसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ऐसे ही चार्ज और चार्ज के बीच में जब फोर्स काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। चलिए, तो हम लोग कूलाम्स लॉ समझते हैं, जो हम लोगों ने वहां शब्दों में लिखा था उसी को न्यूमेरिकल में देखते हैं। तो कूलाम्स लॉ किस बेस पर था, तो आप बोलेंगे कि ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है। अच्छा, इसका एक्सपेरिमेंट का बेस क्या था, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे निकाला गया था, एकदम सेम हूबहू वही कॉपी किया गया। ग्रेविटेशनल फोर्स में ये कहा गया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस, ये ग्रेविटेशनल फोर्स था। बाद में हम लोग एक कांस्टेंट लगाते थे, कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स था। सेम वैसे ही आपको यहां इलेक्ट्रिक फोर्स देखना है। क्या कहा गया कि यहां पर मान लीजिए एक चार्ज रखा है, ये Q है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है। यहां पर एक चार्ज रखा है, ये Q2 है, ये पॉजिटिव। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे वहां मास का प्रोडक्ट होता था वैसे यहां चार्ज का प्रोडक्ट होगा। तो Q1 Q2 मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, अब चार्ज कुछ सेपरेशन पर रखा है, उनके बीच में कुछ गैप है, गैप कितना आर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जैसे यहां पर उसकी डिस्टेंस की स्क्वायर होता था वैसे भी यहां भी डिस्टेंस की स्क्वायर है।
इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर रहा हूं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अच्छा, जैसे यहां पर हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाई थी तो कैपिटल जी लगाया था, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैसे ही यहां पर जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाए तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आती। अच्छा, अब आइए इसको हम यहां समझ लेते हैं। यहां पर F क्या है? F है इलेक्ट्रिक फोर्स, Q1 Q2 उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और R उन दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन, मतलब ये उसके बीच की डिस्टेंस है। K क्या है? K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे F है इलेक्ट्रिक फोर्स, Q1 Q2 है ये इसका क्या? चार्ज, और R है उनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, K क्या है? K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा, इसी को हम नाम क्या देते हैं? कूलॉम कांस्टेंट। इसको लोग क्या बोलेंगे? कूलॉम कांस्टेंट। तो आइए अब हम लोग इसी K के बारे में समझते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखिए जो ये K है ये कूलॉम कांस्टेंट है, वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब एक बात यहां ध्यान से सुनिए, सेम इसी पैटर्न पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, तो ये क्या था? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट था। जब ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करते थे तो वहां पर जो ये कैपिटल जी था इसकी वैल्यू फिक्स थी, मतलब ये बदलता नहीं था। मतलब आप कोई भी मीडियम रखिए, अगर आप वही सेम मास सेम सेपरेशन पर रखे हैं, मीडियम आप चाहे जितना बदलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बदलने वाली नहीं है। यही मतलब है कि कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट हर जगह। जैसे अगर मैं कहूं ये दो बॉडी है, इसका मास क्या है? m1 m2, इनके बीच का गैप r है। मान लीजिए पहले ये वैक्यूम था, अब इसके बीच में फोर्स कैलकुलेट किया गया, इसका मास पता, इसका मास पता, इसके बीच का गैप पता, तो आपने इस फार्मूले रखा। मान लीजिए मैं कहता कि इसके फोर्स की वैल्यू आती, ग्रेविटेशनल की आती 10 न्यूटन। अच्छा, मैं कहता हूं कि अब मैंने इसको एयर में डाल दिया, पहले ये किसमें था? वैक्यूम में। अब मैंने इसको एयर में डाल दिया, मतलब मैंने मीडियम बदल दिया, मतलब मास वही था, सेपरेशन वही था, केवल मीडियम बदल दिया। अब बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 10 न्यूटन। मान लीजिए मैंने कहा अब मैंने इसको पानी में रख दिया, वही मास उतना ही गैप, अब बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलेंगे 10 न्यूटन। अच्छा, तो कहने का ये मतलब है कि मीडियम के बदलने से ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बदलता था, इसीलिए ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया। लेकिन लेकिन सारी चीज तो इसी से कॉपी की गई इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए, लेकिन जो ये इसका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मीडियम पर डिपेंड करता है। कि जो है ये डिपेंड्स ऑन मीडियम। उस इधर देखिए, जैसे मैं कहूं कि दो चार्ज है यहां पर, इनके बीच का सेपरेशन r है, और मान लीजिए मैं कहता हूं ये वैक्यूम में रखा है, तो आपने इसका फोर्स कैलकुलेट किया। अच्छा, मान लीजिए मैं कहता हूं इसका फोर्स वैक्यूम में आया, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 20 न्यूटन। अच्छा, फिर आपने क्या किया? सब कुछ हूबहू यही रहा, आप इसके बीच में एयर लाए, तो मतलब मीडियम आ गया। तब इसका ये मतलब हुआ
एयर के मीडियम में इसका फोर्स मान लीजिए मैं कहता हूं वो 19 न्यूटन हो गया। अब मैंने कहा कि सेपरेशन वही था, चार्ज वही था, हमने इसके बीच में वाटर फिलअप कर दिया, मतलब मीडियम चेंज हो गया। तो आप कहेंगे जब हमने इसको वाटर किया तब इसके फोर्स की वैल्यू 15 न्यूटन हो गई। ऐसे ही मैं एक डेटा बता दूं। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब मीडियम बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। अच्छा, तो जो ये के वाली को मिला करके आप क्या देखते हैं भाई, ना आपने इसको चेंज किया, ना इसको चेंज किया, ना सेपरेशन को चेंज किया, ये सब तो वही रहा। इसका मतलब कि हम वही मीडियम चेंज कर रहे थे तो ये बदल रहा था। इसका मतलब जो ये के है ये मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात आपको समझ में आती है, मीडियम चेंज तो के चेंज, मीडियम चेंज तो के चेंज। अच्छा, आइए हम के को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, कोई आपसे पूछे अच्छा बताइए कि के किस पर डिपेंड करता है, तो के जो ये आपको ऐसे दिख रहा है वास्तव में के ऐसे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इधर देखिए, तो कहने का मतलब किसी मीडियम का सही सही इंडिकेटर कौन है, तो आप कहेंगे ये एप्सिलॉन। क्या बोलेंगे आप, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। अच्छा, मतलब मीडियम बदल रहा है तो इसका मतलब कौन बदलेगा, तो आप कहेंगे एप्सिलॉन बदलेगा। मीडियम चेंज तो एप्सिलॉन चेंज। तो सही सही मीडियम अगर चेंज हो रहा है तो उसका सही सही जो एग्जैक्ट इंडिकेटर है वो एप्सिलॉन है। अच्छा, ये एप्सिलॉन को मिला के मीडियम। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसका मतलब ये वैक्यूम का इंडिकेटर है। जब मीडियम वैक्यूम वाला रहे, वहां कुछ भी ना रहे, तब इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं कहूं कि कोई मीडियम है, कोई मीडियम है, अब मान लीजिए वो वैक्यूम नहीं है, वो कुछ और है, कोई भी मीडियम है, तो ये को मिला करके ये एप्सिलॉन किसी मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, एक जनरल मीडियम हुआ, जैसे वाटर हुआ, शहद हुआ, कहने का मतलब आप मीडियम समझ रहे हैं। तो अगर आपको एक जनरल मीडियम लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन एम, मतलब मीडियम को ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जब अगर वैक्यूम वाला मीडियम हो, मतलब वहां एयर भी ना हो, तब उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम वालों को एप्सिलॉन नॉट से, किसी जनरल मीडियम को हम लोग एप्सिलॉन एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां आप देखिए k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यों कहा जाता है कि के मीडियम पर डिपेंड करता है, यहां आपको समझ में आ रहा है के कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। कुल मिलाकर के तभी बदलेगा जब ये बदलेगा। तो अगर कोई मीडियम बदल रहा है तो रियल में ये बदल रहा है। जब ये बदल रहा है तो आपको पता है के साथ कोई कांस्टेंट नंबर है तब के भी बदल जा रहा है। कुल मिलाकर के तभी बदलेगा, ये भी श्योर है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये बदलने वाला नहीं है। के तभी बदलेगा जब ये एप्सिलॉन की वैल्यू बदलेगी, तब एप्सिलॉन की वैल्यू बदलेगी तो के बदल जाएगा। इसीलिए हम लोग इनडायरेक्टली ऐसा बोल देते हैं कि जो हमारा के है वो मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। सही सही मीडियम का इंडिकेटर एप्सिलॉन है, वैक्यूम वाले मीडियम का इंडिकेटर एप्सिलॉन नॉट है, किसी जनरल मीडियम का इंडिकेटर एप्सिलॉन एम है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो मिला के आपको ये बात अभी समझ में आ रही है कि एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, अभी आप नॉट मत सोचिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एप्सिलॉन का मतलब ये किसी मीडियम का इंडिकेटर है। रियल में मीडियम का इंडिकेटर ये होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट, अब कौन सा मीडियम रहे, वैक्यूम वाला। एप्सिलॉन एम कौन सा मीडियम रहे, किसी जनरल मीडियम का, मान लीजिए वाटर का मीडियम है, या शहद में आपने कोई चीज रखी उसका मीडियम है, या आपने किसी चीज को जमीन में ही गाड़ दिया तो उसके बीच का जो मीडियम है, लाइक दैट, ये जनरल मीडियम है। अच्छा, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है,
ये है वैक्यूम वाले का जो मीडियम है उसका इंडिकेटर। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको? हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं, पहले मैं एप्सिलॉन लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी। अभी ध्यान सुनिएगा, थोड़ा मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं। अगर ये एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है ये। अच्छा, मान लीजिए मैं इसको एप्सिलॉन एम लिख रहा हूं तो इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कोई भी मीडियम। ये समझ आए आप? ये परमिटिविटी है, नॉट लग गया तो वैक्यूम के लिए है, एम लग गया तो किसी मीडियम के लिए। अच्छा, के इसी पर डिपेंड करता है, के इसी पर डिपेंड करता है ये। अब हम ये समझते हैं, जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन वैसे तो परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट तो स्पेशल हो गया परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन एम तो स्पेशल हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अब हमें समझना है किसी मीडियम की परमिटिविटी होती क्या है। कुल मिला के ये परमिटिविटी। अब हमें ये परमिटिविटी समझनी है, किसी मीडियम की परमिटिविटी होती क्या है। परमिटिविटी आप इसको ऐसे बोलेंगे, अगर परमिटिविटी वैक्यूम का रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, परमिटिविटी किसी मीडियम की रहेगी तो एप्सिलॉन एम हो जाएगा। अच्छा, परमिटिविटी जो वर्ड आता है वो आता है परमिशन से। किससे आता है? परमिशन से। अब आप एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल ऐसे ले रहा हूं तब आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। मान लीजिए जब आप स्कूल में रहते हैं क्लास में, अच्छा, वहां पर एक ऐसा टीचर बैठा है जो बहुत सीधा है, बहुत सीधा, मतलब उसको लेकर के किसी के बच्चे के मन में डर नहीं है। पता लगा वो बैठा है कुछ काम कर रहा है लेकिन क्लास में है, बच्चे बिल्कुल भयभीत नहीं होते हैं उसको देख करके। उनको जब मन आया बच्चे क्लास से उठे, 4 बच्चे आराम से बाहर गए, घूमे टहले, फिर से विद इन क्लास उसी पीरियड में आकर के फिर से बैठ गए, टीचर वहीं था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अगर कोई पूछा जाए बताइए इस टीचर की जो यहां बैठा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में बताइए कि इसने परमिशन कुछ दिया था या नहीं, तो जब वो टीचर ना तो आपको परमिशन दिया और ना ही उसने आपको रोका, ना बाहर जाने के लिए ना अंदर आने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ उसका परमिटिविटी में कोई भी योगदान नहीं, तो उसका परमिशन जीरो है उस टीचर का। भाई, ना आपने उससे पूछा कुछ, ना उसने आपको रोका अंदर से बाहर जाने के लिए या बाहर से अंदर जाने के लिए, मतलब वो वहां है तो, लेकिन वो अपना जो परमिटिविटी की जो पावर है वो यूज नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसकी परमिटिविटी जीरो है। अच्छा, फिर से सुनिए, मान लीजिए पीरियड चेंज हुआ, कोई दूसरा टीचर आ गया, वो टीचर ऐसा है जिसको देख करके बच्चे एकदम डिसिप्लिन मैनर में हो जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अपनी सीट छोड़ दें। अच्छा, मतलब जैसे वो आ जाएंगे, अब तो अगर किसी बच्चे को अंदर से बाहर जाना है तो वो ऐसे तो नहीं जाएगा, इसका मतलब उस टीचर से वो पूछेगा क्योंकि वो उससे डर रहा है। अगर वो उसको कहता है कि हाँ आप बाहर जाइए, तो जो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर था, अगर आप उसकी क्लास से बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब विंग में जितने भी बच्चे मिलेंगे आप ये जरूर बताते रहेंगे कि हम परमिशन लेकर के आए। मतलब उतना खौफ है उस स्ट्रिक्ट टीचर का कि उसकी परमिशन आपको याद आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ आप टीचर को समझ लीजिए मीडियम है,
टीचर मीडियम। अच्छा, एक मीडियम आपने देखा जो टीचर बहुत सीधा था, कोई बच्चा उससे डरता नहीं। एक टीचर जो बहुत डिसिप्लिन है, बच्चे एकदम डरते हैं। तो जो पहला वाला टीचर था उसका कोई योगदान नहीं था, बच्चे चाहे अंदर से बाहर जाएं चाहे बच्चे बाहर से अंदर आए, सब बात बराबर। तो इसका मतलब उसकी परमिटिविटी जीरो है। लेकिन जो दूसरा वाला टीचर है उसकी परमिटिविटी है। परमिटिविटी को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो जितना बैरियर क्रिएट करेगा, जो जितना किसी पर ज्यादा कंट्रोल किया रहेगा, समझ लीजिए कि उसकी परमिटिविटी उतनी अच्छी है। आपको ये बात समझ में आती है कि अगर जो स्ट्रिक्ट वाला टीचर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो इसका मतलब जो ये बच्चे हैं जो ये फ्लो करना चाह रहे हैं यहां से बाहर बाहर से अंदर, कहने का मतलब उसकी स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है, तो वहां पर सब कंट्रोल ज्यादा रहेंगे, इसका मतलब उसकी परमिटिविटी ज्यादा है। अच्छा, और जो टीचर सीधा है, बच्चे उससे नहीं डरते हैं, इसका मतलब उसकी परमिटिविटी जीरो है। फिर से सुनिए, इधर देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। परमिटिविटी किसका होता है, मतलब परमिटिविटी आया है परमिशन से, ये होता किसका है परमिटिविटी? तो परमिटिविटी होता है किसी मीडियम का, मीडियम का परमिटिविटी। अच्छा, कौन से मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है? तो आप कहेंगे जिस मीडियम के पास ज्यादा पावर है ऑब्स्ट्रैक्ट करने की, रोकने की, इसका मतलब उसकी परमिटिविटी ज्यादा है। अच्छा, और जो नहीं कुछ ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई बैरियर नहीं लगा रहा है, इसका मतलब उसकी परमिटिविटी उतनी ही खराब है। फिर से सुनिए, इधर देखिए, मान लीजिए ये चार्ज था Q1, ये था Q2, वही वही सेम सेपरेशन पर Q1 Q2, सेम सेपरेशन पर Q1 Q2। मान लीजिए इनके बीच में फोर्स लग रहा है, यहां पर वैक्यूम है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, यहां पर एयर है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, यहां पर मान लीजिए कि वाटर है। अच्छा, अब जो मीडियम के पास जितनी ज्यादा पावर होगी कि उसके फोर्स को अफेक्ट करें, प्रभावित करें, उसके फोर्स को कम करें, इसका मतलब समझ लीजिए उसकी परमिटिविटी ज्यादा है। यहां देखिए, यहां मान लीजिए वैक्यूम है, यहां तो वैसे भी कुछ नहीं है, एयर का पार्टिकल भी नहीं, तो इसका मतलब यहां कुछ है ही नहीं, यहां रोकने वाला फैक्टर नहीं है, मतलब है ही नहीं। जब भाई कोई रोक ही नहीं रहा तो परमिशन टर्म का कोई मतलब ही नहीं हुआ, इसका मतलब यहां पर जो परमिटिविटी है वो जीरो है। अच्छा, वैक्यूम को एयर से कंपेयर किया तो एयर में तो कुछ पार्टिकल आ भी गए, तो जितना फोर्स पहले यहां लग रहा था वो अपना मैक्सिमम कंडीशन था, उसके बीच में एयर आ जाने से यहां पर इन दोनों के बीच फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर कुछ ना कुछ परेशान कर रहा है, भाई एयर के पार्टिकल आगे, एयर कुछ ना कुछ उसको परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी परमिटिविटी, इसकी परमिटिविटी इससे तो ज्यादा ही है। अच्छा, अब आपने एयर को वाटर से कंपेयर किया तो देखा आपने कि वाटर में इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो सबसे कम लग रहा है, सबसे कम, सबसे कम। इसका मतलब ये हुआ यहां सबसे कम फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाटर की परमिटिविटी सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा रोक रहा, ये सबसे ज्यादा रोक रहा है। कुछ बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, कुछ ये सोच रहे होंगे कि अगर अगर फोर्स की वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब परमिशन भी कम हो रहा है। यही बात आपको समझनी है कि इसका उल्टा है, इसीलिए मैंने आपको बताया। यहां देखिए, यहां पर देखिए फोर्स की वैल्यू सबसे मैक्सिमम थी वैक्यूम में, यहां इसको रोकने वाला कोई नहीं था।
आपको मीडियम के रिस्पेक्ट में सोचना है कि मीडियम क्या कर रहा है, मीडियम की क्या जिम्मेदारी है, मीडियम कर क्या रहा है। तो इसका मतलब यहां देखिए मीडियम जो है, यहां मीडियम बिल्कुल नदारत है, वो किसी काम का नहीं हुआ है, एकदम वो मरा हुआ है। भाई जब वो है ही नहीं तो किस बात की परमिशन, मतलब इसका मतलब यहां पर फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, यहां तो मीडियम है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां परमिटिविटी क्या था। भाई अगर जो टीचर क्लास में बैठा है, वो कोई बच्चा अगर क्लास से अंदर से बाहर जा रहा है, वो टीचर उसको रोक ही नहीं रहा है, रोकने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, वो चुपचाप बैठा है, उसे कोई मतलब ही नहीं है, तो आप क्यों कहेंगे कि भाई इनकी परमिशन है। आप नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपके अंदर आने या आपके बाहर जाने के किसी भी केस में वो आपके साथ नहीं है, तो इसका मतलब उसका कोई इन्वॉल्वेंस ही नहीं है, तो परमिशन का टर्म तो उसके टर्म में आएगा ही नहीं। आपको मीडियम से रिलेटेड, आपको मीडियम के रिस्पेक्ट में आपको परमिशन का टर्म ढूंढना है। तो वो जो टीचर है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो किस बात की उसकी परमिशन, तो इसका मतलब वहां उसकी परमिशन जीरो है। जब बच्चे वैसे आ जा रहे हैं तो इसका मतलब वहां परमिशन नहीं है, उसकी कोई उसमें उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ना वो रोक रहा है, ना वो टोक रहा है, ना वो कह रहा है कि आप बैठिए, ना वो कह रहा है कि आप बाहर जाइए, कुछ नहीं, उसका कोई इन्वॉल्वेंस ही नहीं है। तो वहां आप उसको परमिटिविटी से क्यों जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस केस में उस टीचर की परमिटिविटी जीरो। परमिटिविटी तब आएगी भाई, जितना उसका ज्यादा कंट्रोल रहेगा तभी उसकी अहमियत रहेगी, कि हाँ कि वो कितने लोगों को जाने दे रहा है। जितना वो रोका रहेगा परमिशन, उतनी ही उसकी परमिटिविटी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी, कि हाँ इसका कंट्रोल है, जितने लोगों को चाहेगा उतने लोगों को ही ये बोलेगा। तो जितना अच्छा कंट्रोल रहेगा, मतलब उतनी अच्छी उसकी परमिटिविटी रहेगी। तो इसका मतलब वाटर के बीच में फोर्स सबसे कम लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाटर का मीडियम है, वाटर का मीडियम इन दोनों के बीच के फोर्स को सबसे अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है। इसका मतलब वाटर की परमिटिविटी सबसे अच्छी है, तभी इनके बीच में फोर्स कम काम कर रहा है। तो आप एक बात देख रहे हैं, कहा परमिटिविटी सबसे कम तो फोर्स सबसे ज्यादा। परमिटिविटी को हम लोग क्या बोलते थे, एप्सिलॉन। यहां पर देखिए वैक्यूम में परमिटिविटी सबसे कम, भाई का कोई ज्यादा रोल नहीं है, तो इनके बीच में फोर्स सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ, आप बताइए कि परमिटिविटी और फोर्स के बीच में कैसा रिलेशन है, तो आप कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सब एक्सपेरिमेंटल है, सब एक्सपेरिमेंटल, इसका मतलब फोर्स और एप्सिलॉन नॉट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे होंगे ऐसे। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ रही है। अब आप यहां फिर से सुनिए, तो वहां आपने लॉजिक से पहचान लिया कि फोर्स और एप्सिलॉन के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और आप यहां देख भी सकते हैं क्या, कि जो यहां के की वैल्यू है, अरे भाई एफ, मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, नॉट नहीं लगा रहा हूं अभी वो, लेकिन आप समझ रहे हैं। अच्छा, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब आप यहां देखिए फोर्स और एप्सिलॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब कैसे रखा गया, कि ये कहां रखा जाएगा, ऊपर के नीचे, ये वहां ऐसे सेंस करके बार बार चेक करके, तो ये देखा गया कि ये इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ऐसे हुआ। अब आइए हम टर्म समझते हैं, ये वाला नंबर कहां से आया, ये कैसे आया है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। आपने क्लास 11th में सॉलिड एंगल पढ़ा है, भाई 3D एंगल निकालने के लिए सॉलिड एंगल। अच्छा, आप ये भी जानते हैं, इधर देखिए पहले, देखिए जैसे मान लीजिए मैं कहूं ये कोई चार्ज है, यहां कोई चार्ज है। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं ये कोई चार्ज है, तो ये चार्ज 3 डायमेंशन में, मतलब यहां भी, 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 यहां, तीनों डायमेंशन में ये फोर्स लगाता है। अभी मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड लाइन से नहीं जनरेट कर रहा हूं,
क्योंकि अभी आप उसको पढ़े नहीं। तो कुल मिला करके ये चार डायरेक्शन में भाई यहाँ लगाता है क्या, हाँ सही बात है लगाता है। कैसे पता चलता है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर कोई चार्ज रखेंगे तो लगाएगा, यहाँ लगाएगा 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 लगाएगा। तो कहने का मतलब ये चार्ज इतना हमें समझ में आ रहा कि 3D स्पेस में है, 3D स्पेस में वो अपना इफेक्ट शो कर रहा है। इसका मतलब अगर ये चार्ज है तो ये 3D स्पेस में, यहाँ भी है, यहाँ प्लेन पर भी है, अंदर भी है, वैसे ये भी, कुल मिला के सब 3D स्पेस में। जब 3D की बात आएगी तो आपको एक बात ये समझ में आती है क्या, ये आपने सॉलिड एंगल में पढ़ा है। जैसे आपको पता है कि जैसे रेडियन होता था तो सेंटर पर जो एंगल सस्पेंड होता था तो उसको हम लोग बोलते थे आर्क अपॉन रेडियस। वैसे ही साइड एंगल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं ये कोई एक बॉल है, ये क्या है, बॉल, ये बॉल है 3D में। अच्छा, अगर मान लीजिए इस बॉल ने इतना एरिया ट्रेवल किया तो बताइए कितना सेंटर पर इसने एंगल बनाया। अब ये एंगल जो है ना ये 3D है, इसको आपको कल्पना करनी, ये 3D एंगल। तो ये कैसे हम लोग करते थे, इसका एरिया, इसका एरिया जैसे मान लीजिए मैं कहूं ये बॉल है, बॉल का इतना एरिया मैंने काट लिया, ये देखिए ये बॉल है, मैंने इतना हिस्सा काट लिया, तो कुल मिला के ये देखिए ये यहां और ये यहां, तो कुल मिला के इसका एरिया, इसका इसका एरिया अपान जो ये इसका रेडियस बन रहा है, रेडियस का स्क्वायर, यही थर्ड एंगल है। मतलब थर्ड एंगल इक्वल टू ये 3D में इसका एरिया और अपान रेडियस का स्क्वायर, ये होता है जितना लिया। अच्छा, मान लीजिए किसी ने कहा, अब ध्यान सुनिए, मैं कहूं कि मैं पूरा ले रहा हूं, पूरा, कहने का मतलब ये पूरी एक बॉल थी ऐसे, ऐसे कोई यहां से चला, यहां से चला ऐसे घूमते घूमते, मान लीजिए कोई 3D बॉल है तो कोई यहां से चला ऐसे पूरा एरिया कवर करते हुए ऐसे घूम गया यहां तक। तो इसका मतलब अब बताइए कितना एरिया चला, कितना एरिया चला। तो आपको पता है कि अगर ये स्फीयर है तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसका रेडियस कितना है आर, तो उसी का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो एक पूरा कंप्लीट स्फीयर में 4 पाई स्टेरेडियन एंगल बनता है। मतलब 3D में एंगल अगर ये पूरा पूरा घूम जाए, यहां से लेके पूरा घूम जाए, मतलब एक बॉल पूरी तरीके से आप ऊपर से हाथ फेरिए नीचे तक पूरा घूम गया, तो 3D में कितना एंगल बना, ये हो गया 4 पाई, ये क्या हो गया 4 पाई। अच्छा, तो आपको यहां से एक लॉजिक समझ में आया क्या, यहां देखिए कि जब आप 4 पाई, 4 पाई का मतलब 4 पाई स्टेरेडियन एंगल, मतलब एक स्फीयर में एक पूरा कंप्लीट, तो कितना एंगल बनता है 4 पाई। अच्छा, अब बात आती एक स्टेरेडियन में कितना बनेगा, तो इसका आंसर होगा 1/4 पाई। ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। जैसे 4 पाई स्टेरेडियन एंगल बना एक में, तो एक स्टेरेडियन एंगल कितने में बना, तो 1/4 पाई। ये एक ऐसा हम क्यों ले रहे हैं, देखिए पहले ध्यान सुनिएगा, मैं एक हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, मतलब जो ये चार्ज और चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, ये सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। मतलब ये सेंटर टू सेंटर देखी जाती है। अब सेंटर टू सेंटर फोर्सेस भी ये काफी अपने आप में एक टॉपिक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जब आप बीएससी वेसी करेंगे तब। लेकिन कुल मिलाकर के ये सेंट्रल फोर्सेस है, तो आप इसको बोलेंगे ऐसे सेंटर टू सेंटर, ये सेंटर टू सेंटर। अच्छा, सेंटर टू सेंटर इसका मतलब कि ये एक ही लाइन है। अच्छा, आपको पता है कि ये वाला चार्ज
तो पूरा 3D में है, 3D में ये अपना इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन हम बाकी और सारे फोर्स को तो छोड़ दे रहे हैं, केवल एक ही लाइन का फोर्स हम ले रहे हैं, बस एक ही का, बाकी और को सबको छोड़ दे रहे हैं। ये बात आपको समझ में आती है? तो यही बात यहां पे लिखा है कि 4 पाई स्टेरेडियन पूरा एंगल, अगर ये 3D में, ये पूरा 3D में है, 3D में टोटल एंगल कितना बना, तो आप बोलेंगे 4 पाई। 4 पाई में पूरा का पूरा, उसको मान लीजिए मैंने जो भी था मैंने उसको 1 मान लिया। अच्छा, अब लेकिन हमें पूरा 4 पाई तो नहीं लेना है, हमें इसका सिर्फ एक लेना है बस, क्योंकि ये लाइन ज्वाइनिंग केवल सेंट्रल फोर्स है, इसीलिए एक लेना है। तो एक स्टेरेडियन 1/4 पाई, 1/4 पाई। इसीलिए एक्सपेरिमेंट करके इसको इसी के साथ ऐड कर दिया गया, किसको, k इज इक्वल टू, यहां पर एप्सिलॉन नॉट तो था, यहां पर 1/4 पाई भी रख दिया गया, ये ऐसे। अच्छा, ये बात आपको समझ में आती है? अब यहां जो k है वो k है एप्सिलॉन नॉट, मतलब कोई विवाद ना हो कि इसी सबसे पहले कहा गया कि चलो सबसे पहले वैक्यूम का निकालते हैं, उस मीडियम का जो सबसे सिंपल वाला मीडियम है, इसीलिए k की वैल्यू यहां रखी जाती है। अगर मान लीजिए मीडियम बदल जाएगा तो यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू बदल जाएगी, अब ये m हो जाएगा। लेकिन जो आपको ये फार्मूला दिया गया है जो सामान्य सा, ये ऐसे समझिए कोई मीडियम नहीं है, जो कोई मीडियम ही नहीं है तो यहाँ पर, ये कोई मीडियम नहीं है इसका मतलब वो वैक्यूम है, तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग क्या लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इसका फार्मूला है इसके अंदर का, ये बात आपको समझ में आ गई क्या, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है परमिटिविटी फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम, परमिटिविटी फॉर वैक्यूम। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर कोई दो चार्ज की वैल्यू आपको दी गई है, उनके बीच का अगर आपको सेपरेशन दिया गया है, अगर वो मान लीजिए वो वैक्यूम में रखा है, तो वैक्यूम की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर आपको दी गई है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, वैसे भी अगर यहां पर मीडियम वैक्यूम है तब इसकी वैल्यू कितनी आती है, तब इसको तो हम लोग क्या बोलते थे, के, तब इस के की वैल्यू आएगी 9 × 10 की पावर 9 यूनिट। और आप जानते हैं यूनिट आप इसकी आराम से निकाल सकते हैं अगर आप इसको यही छोड़ेंगे, बाकी सारे टर्म को एक तरफ ले जाएंगे। क्या, अब जो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स समझा है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये सेंट्रल फोर्स है हम जान गए हैं, और ये एक्ट करता है along द लाइन ज्वाइनिंग, सेंटर टू सेंटर आप उसका मिला दीजिए, जो उसकी लाइन है उसी के along वो फोर्स काम करता है। तीसरा, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये क्लास 11th में आपको कंजर्वेटिव फोर्स बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। कंजर्वेटिव फोर्स होने का एहसास आपको कैसे पता चलेगा, तो आप कहेंगे कि जब वो कोई पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, अपने अंदर स्टोर कर देगा, तो समझ लीजिए वो कंजर्वेटिव है। और ये पक्का है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव है। अगर आप कोई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पकड़ करके यहाँ ले आइए, वो जैसे छोड़ेंगे तो आप तुरंत वो भागेगा, इसका मतलब वहां पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब वो कंजर्वेटिव है। और भी एक डिफिनेशन है कि जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपको पता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो कूलम्ब्स लॉ है ये हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है, कोई बड़ा चार्ज रहेगा तो उसके लिए नहीं, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। अगर आप इसको कहीं अप्लाई भी कर रहे हैं तो आप वहां कंसीडर करेंगे कि हम इसको पॉइंट मान रहे हैं, तभी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी चार्ज पर, तो उस चार्ज का रेस्ट होना बहुत जरूरी है। भागते हुए चार्ज पर अगर आप फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं माना जाएगा, मतलब चार्ज रेस्ट पर होना चाहिए, तभी आप उस चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और कि आपको यहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है न्यूमेरिकल,
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 सी स्क्वायर n की पावर -1 m की पावर -2। थैंक यू।